नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि। और ये चैप्टर आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, या फिर जो भी अदर स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपका ईवीएस पूछा जाता है, तो उन सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारा पार्ट आएगा सामान्य पर्यावरण और एवं वायुमंडल। तो इसके भाग नंबर 1 है, इसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का डैश भाग जल से ढका हुआ है। तो 3/4 भाग जो है पृथ्वी का वो जो है जल से ढका हुआ है। कितना भाग? 3/4। ठीक है, 4 में से 3 भाग पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। आर्द्रता को मापा जाता है, तो आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। पृथ्वी पर मौजूद जल का डैश प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है। तो पृथ्वी पे जितना भी जल है उसका 99% हमारे लिए जो है अनुपयोगी है। केवल 1% ही पानी जो है वो हमारे लिए उपयोगी है। मिनीमाता रोग डैश धातु के पानी में घुलने से होता है। तो मिनीमाता रोग जो है, अगर पानी में मरकरी यानी कि पारा धातु घुल जाए और उस पानी को कोई सामान्य व्यक्ति पी लेता है तो उसको मिनीमाता रोग हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे कि दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होगा। तो अगर आप दूषित जल में फिटकरी डाल दोगे तो जो जल की जो अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं यानी कि पानी साफ हो जाता है। वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन के अलावा धूल के कण, जल वाष्प भी होते हैं। इस मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो इसमें जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही मिनिमम होती, 0.03%। ठीक है, नाइट्रोजन आपका होता है 21% और 78%, और ऑक्सीजन होता है आपका 21%। बोलता है डैश गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होगी हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी उतनी ज़्यादा गर्म होगी यानी कि उतनी ज़्यादा गर्मी हमारी पड़ेगी पृथ्वी की। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे डैश प्रभाव कहते हैं। तो इसे इसे कहते हैं आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प ये सारी गैसें बढ़ जाती हैं, और ये सारी गैसें हमारी कौन सी होती हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल डैश परतों में विभाजित है। तो वायुमंडल आपकी 5 परतों में विभाजित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है आपकी क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है डैश ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन जो है आपकी वो कौन सी गैस की परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ये पाई जाती है। डैश गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओजोन छिद्र को डैश इकाई में मापा जाता है। तो डॉप्सन इकाई में आप क्या करोगे? ओजोन छिद्र को नापते हो। जल है आपका एक सार्वत्रिक विलायक, यानी कि जल जो है किसी भी चीज़ में घुल जाता है ज़्यादातर। जैसे जल स्रोत का योगदान अधिक है वो है ग्लेशियर। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे स्रोत दे रखा है और उसमें जो है जल का प्रतिशत आपको बता रखा है। तो वायुमंडल में बात करेंगे तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत है जल का? 0.001%। ठीक है, भूमि के अंदर की बात कर लेंगे यानी कि भूगर्भ की बात कर लेंगे तो 0.62% जो है जल भूमिगत है। सबसे ज़्यादा जल कहाँ आपका? महासागरों में है, 97.2%। और ग्लेशियर या ध्रुवों में जमी बर्फ़ जो है आपकी उसमें कितना जल है? 2.15%।
ठीक है। अब हमारा आ जाता है भाग 2, जिसका नाम है जल के गुण और शुद्धिकरण एवं रोग। चैप्टर नंबर 7 का भाग 2 है ये। बोलता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने की प्रक्रम को कहते हैं तो जल चक्र। जल में लवण मिलाने पर, तो जैसे ही आप जल में लवण मिला दोगे तो क्या होगा, उसके क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। महासागरों में घुले हुए लवण में जिस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है तो वो है NaCl यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड। सबसे अधिक लवणीय सागर है आपका मृत सागर, डेड सी। झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं क्योंकि क्योंकि जो है झील के जल का जो घनत्व है वो बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, पृथ्वी वो मछलियां जीवित रह लेती हैं। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे जब बर्फीली पानी किसी गिलास में डाला जाता है, यानी कि जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जल कण दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है, तो इसका कारण है आपका संघनन, द्रवीकरण। तो जब आप किसी गिलास में पानी डालते हो, ठंडा पानी, बर्फीला पानी, तो उस गिलास की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो बाहर का जो परत होती है उस पर बर्फ़ जमने लगती है। तो क्या होता है, जो हमारा जो गिलास है उसके जो गिलास हमारा ठंडा हो गया, गिलास के आसपास का जो मतलब उसके बिल्कुल बाहर वाली परत के जो आसपास का बिल्कुल नियर जो एनवायरनमेंट है तो वो भी ठंडा हो गया। तो उस एनवायरनमेंट में जो जल वाष्प है वो क्या हो जाती है, पानी के बाहर वाले हिस्से पर जमा हो जाती है। ठीक है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, पानी जैसे ही ठंडा होगा तो वो फैलता है, पानी जमने पर क्या होगा, फैलता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, बोतल, कांच की बोतल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कांच की बोतल क्या होगी, चटक जाएगी। भारी जल प्राप्त किया जाता है तो भारी जल क्या होगा, अधिक समय तक जल के विद्युत अपघटन से क्या होगा, आपको भारी जल मिल जाएगा। शुद्ध पेयजल की विशेषता है, तो शुद्ध पेयजल क्या होता है, इसमें जो है आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तरुण भारत संघ कार्यरत है, तो तरुण भारत संघ कार्यरत है आपका राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। स्पर्श गंगा अभियान चलाया जा रहा है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे। बोलता है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। भारी जल का सूत्र है आपका D2O। जल को हम शुद्ध कर सकते हैं, जल को छान कर, उबाल कर या फिर क्लोरीन डालकर हम क्या कर सकते हैं, आप जल को शुद्ध कर सकते हैं। भारी जल की खोज की थी आपके यूरो तथा वॉशबर्न ने 1932 में। भारी जल का उपयोग किया जाता है ड्यूटेरियम के निर्माण में, कृत्रिम तत्वों के रूपांतरण में और नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में इसका यूज़ होता है। आगे चलेंगे। जल की कठोरता का कारण है, तो जल की कठोरता का जो कारण है वो आपका जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं और क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों का घुला रहना। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला होना और क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों का घुला रहना जो है जल की जो कठोरता है उसका रीज़न होता है। जल को शुद्ध करने के लिए कुओं में डाला जाता है, तो जल को शुद्ध करने के लिए कुओं में क्या डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। दूषित जल से होने वाली बीमारी है, दूषित जल से हैजा हो गया, पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, अतिसार हो गया या फिर डायरिया। जल स्रोत का घनत्व अधिक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में जो है जल स्रोत का जो है घनत्व यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। स्टोन लेप्रोसी है, तो स्टोन लेप्रोसी क्या होता है, पत्थरों का गलना। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होते हैं, पत्थर गलने लगते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि लंदन ध्रुव दिखाई देता है, तो लंदन ध्रुव यानी कि स्मॉग की बात कर रहे हैं, लंदन स्मॉग। तो शीतकाल में जब विंटर होते हैं तो उस टाइम पे सुबह के समय दिखाई देता है लंदन में।
डैश ध्रुव वायु प्रदूषण नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि क्या करा जाए जिससे क्या हो, स्मॉग वायु प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना होगा, अपने वाहनों का कम यूज़ करना होगा, एलपीजी यूज़ करनी होगी, सीएनजी का प्रयोग करना होगा, सौर ऊर्जा का यूज़ करना होगा, पवन ऊर्जा का यूज़ करना होगा और बायोगैस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा वायु दाब डैश पाया जाता है, तो समुद्र ही सतह पर, जो समुद्र की सतह होती है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वायु दाब मिलेगा। पछुआ पवन उदाहरण आपकी स्थायी पवनों का। कैल्शियम फ़ारेनहाइट केल्विन डैश पैमाने हैं, तो उष्मा यानी कि तापमान के ये पैमाने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि डॉक्टरी तापमापी में मनुष्य का सामान्य तापमान होता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण डैश के द्वारा होता है, तो चालन यानी कि कंडेंशन, कंडेंशन के द्वारा ये आपका ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का चालन होता है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे पे जो है ऊष्मा जाती है। बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के भाग 3 की, जिसका नाम है ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि एवं प्रदूषण। पहला क्वेश्चन है, डैश विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, तो संवहन, कन्वेंशन के द्वारा। बर्फ का गलनांक बिंदु होता है, तो बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कांच उदाहरण आपका पारदर्शी वस्तु का, किसका, पारदर्शी वस्तु का। आगे बढ़ते हैं, बोलता है छाया निर्माण के लिए डैश वस्तु की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु एवं पर्दा की। प्रकाश का मार्ग है सरल रेखीय होता है, प्रकाश जो चलता है आपका सीधी रेखा में चलता है। रात में तारों को टिमटिमाने का कारण है, तो रात में तारों का जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आपको तारे रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश डैश रंगों में विभाजित हो जाता है, तो वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। डैश घटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है, तो उगते डूबते सूरज का लाल दिखना और दोपहर के समय सूरज का सफ़ेद दिखना, ये दोनों घटनाएं क्या होती हैं, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आपको ऐसा लगता है। इंद्रधनुष में बैंगनी और जामुनी के बाद डैश रंग होता है, तो नीला, ब्लू। ध्वनि आवृत्ति की इकाई है, तो डेसिबल यानी कि हर्ट्ज, डेसिबल बोल लो या फिर हर्ट्ज बोल लो। आगे बढ़ते हैं, बोलता है सामान्य बातचीत की तीव्रता होती है, तो 60 डीबी, 60 डेसिबल। महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी ध्वनि का जो तारतम्य है वो यानी कि पिच ज़्यादा होती है, और आदमियों की जो आवाज़ है वो भारी होती है, क्यों, क्योंकि उनका जो तारतम्य, ध्वनि का तारतम्य वो कम होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर। डैश जीव अवश्य तरंगों को सुन सकते हैं, तो गैंडा हो गया, हाथी हो गया और वेल, ये जीव क्या है, अवश्य तरंगों को सुन सकते हैं। वायुदाब मापने वाला यंत्र डैश नाम से जाना जाता है, तो बैरोमीटर के नाम से ये जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है डैश वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है, तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। डैश गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, आपकी ग्रीन हाउस में काउंट नहीं होती है। वायु प्रदूषण में 99% भाग पर डैश गैस का विस्तार है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। बाकी सारी गैसें 1% में आ जाती हैं, बचा हुआ जो 1% है। बात करा पृथ्वी के वातावरण की डैश सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में आपकी ओजोन परत मिलेगी। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है, विबग्योर, बैंगनी, नीला, जामुनी, नीला ये होता वायलेट, इंडिगो, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है, तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा, तो खतरनाक प्रभाव ये होगा उसके रक्त में क्या क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO की वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगी और उसकी डेथ भी हो सकती है कुछ टाइम बाद। आगे बढ़ते हैं, बोलता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक डैश डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 212 फ़ारेनहाइट।
पृथ्वी उष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। इसका मतलब होता है पृथ्वी उष्मायन। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। ये कहलाता है आपका स्टोन लेप्रोसी। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। तो मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है, सही बात है। ये किसका परिणाम है? आपका औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। भारत में डैश राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई, तो ये महाराष्ट्र में हुई थी। ओजोन परत सूर्य से आने वाली डैश किरणों को रोकती है। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोकती है। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए डैश उपाय सर्वथा उचित है। तो पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाए। ठीक है, यानी कि कुएं बनाए जाएं बहुत गहरे। भोपाल गैस त्रासदी डैश के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ये त्रासदी हुई थी। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, तो मध्य मंडल जो है वायुमंडल की सभी सबसे ठंडी परत मानी जाती है। नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD के द्वारा, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होगी आपकी? CH3, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि। नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है N2O। आगे बात करेंगे, बोलता है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, यानी कि 16 सितंबर को। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन 78.09%। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है आपके पुरानी झील निर्माण से। ठीक है। मछली घर एक्वावेरियम को हवा वाला पंप कहा जाता है क्योंकि अधिक ऑक्सीजन के पानी में घुलने देने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट, जिसका नाम था जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि।